औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो पेनल्टीज से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 14 है इनकम टैक्स का। और ये जो पेनल्टीज पड़ती है ये अंडर सेक्शन 182 के मुताबिक पड़ती है ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। पेनल्टी असल में कहते किसको हैं? पेनल्टी का जो मतलब उर्दू में है वो जुर्माना है। और ये कब पड़ती है? जब हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक एफबीआर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो डेट ऑफ रिटर्न दी होती है कि इस डेट पे रिटर्न को जमा करवाना है, यानी कि जो कवानीन है अगर हम उन कवानीन की पासदारी नहीं करते हैं, उन कवानीन को फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर टैक्स लाइबिलिटी के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा पेनल्टी भी पड़ती है, इजाफी जुर्माना भी पड़ता है। ठीक है। सबसे पहले अगर है पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। सबसे पहले जो पेनल्टी पड़ती है अगर कोई शख्स अपना इनकम टैक्स का गोशवारा जमा नहीं करवाता, जिसको उर्दू में गोशवारा कहा जाता है, और जो एफबीआर की लैंग्वेज है उसमें उसको कहा जाता है रिटर्न ऑफ इनकम, यानी अपनी आमदनी के गोशवारों के बारे में जो नहीं बताता। चाहे कोई बंदा सैलरीड इंडिविजुअल है, कोई बिजनेस पर्सन है, कोई ठीक है, जो भी तरह का कारोबार करता है, सर्विसेज देता है, टीचिंग करता है, सैलरी लेता है, वो जो भी करता है, अगर उस शख्स की आमदनी पाकिस्तान के अंदर सालाना आमदनी 4 लाख रुपए से बढ़ती है, तो हर शख्स को क्या करना चाहिए? इनकम टैक्स के गोशवारे जमा करवाने चाहिए, प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब मैनर में। जो मैनर्स जो फॉर्म एफबीआर ने प्रिस्क्राइब की होती है, लाइक एफबीआर स्टैंड्स फॉर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो क्या होता है जी? पहली पेनल्टी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने तो एज इट इज जिसके मुताबिक करना है, ये तो मैंने आपको ब्रीफ इसकी एक्सप्लेनेशन दी है ताकि आपको पता चल सके। वेयर एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 114, ठीक है, जब कोई भी शख्स where any person fails to furnish a return of income under section 114 within the due date, commissioner can impose a penalty upon the person। जब कोई शख्स अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो कि सेक्शन 114 के तहत ड्यू डेट भी आप लोगों को मैं समझाता चलूं कि नॉर्मली ड्यू डेट होती है 30 सितंबर की हर साल। यानी आपको पता है टैक्स पीरियड शुरू होता है जुलाई से और एंड होता है जून पे। ये टैक्स ईयर 2020 शुरू हो गया हुआ था जुलाई 2019 से, और ये 30 जून 2020 के ऊपर ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसकी जो रिटर्न की डेट आएगी वो अगस्त के शुरू में रिटर्न सबमिट होना शुरू हो जाएगी जी। अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी रिटर्न सबमिट होना, और 30 सितंबर होती है। लेकिन एफपीआर इसको एक्सटेंड करता है, कभी 15 दिन एक्सटेंड कर देता है, कभी मंथली एक्सटेंड कर देता है, पूरा महीना। 2019 में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो 30 सितंबर के बाद एक्सटेंड होते होते नवंबर भी गुजर गया, दिसंबर भी गुजर गया, फिर जनवरी भी गुजर गया, और लास्ट 2 फरवरी तक इस मरतबा उन्होंने एक्सटेंड किया था। ठीक है, जो 2019 की रिटर्न थी। अब कोई जिसने 2019 की रिटर्न फरवरी 2020 तक सबमिट नहीं करवाई है, इसका मतलब है एफबीआर ने उसको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकाल दिया है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकालने के बाद अब वो बंदा उतनी देर तक एक्टिव नहीं होगा जब तक वो अंडर सेक्शन 182 के तहत पेनल्टी पे नहीं करेगा। और ये पेनल्टी का मैंने आज भी दो चलान मैंने आज बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा भी काम यही टैक्स का ही है सारा। तो आज भी मैंने एक एक हज़ार रुपए के दो चलान बनाए हैं, इसके लिए 1000 का चलान है। ठीक है, वो चलान जब हम जमा करवाते हैं उसके बाद फिर रिटर्न प्रॉपर फाइल होती है। The penalty shall be 0.1% of the tax payable for each day of default। ईच डे ऑफ डिफॉल्ट का मतलब है 2 फरवरी लास्ट डेट थी, अब 2 फरवरी से ऑनवर्ड अभी तक जितने भी डेज बनते हैं उसमें हर दिन हमने डिफॉल्ट किया, क्योंकि हमने हुकूमती खजाने में टैक्स जमा नहीं करवाया है। हाउएवर इफ नो टैक्स इज पेएबल, अगर कोई टैक्स पेएबल नहीं बनता, मतलब एक बंदे की इनकम 4 लाख से कम है, या इनकम 4 लाख है, 4 लाख से ज्यादा है, और उसका कुछ पहले से ही टैक्स
मुख्तलिफ चीज़ों पे कटा भी हुआ है। बिजली के बिल अगर कमर्शियल है उस पर कटता है, मोबाइल के ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स कटता है, बैंक में से अमाउंट विदड्रॉ करवाते हैं 50,000 से ज़ायद उसके ऊपर भी कटता है। ठीक है। The amount calculated as above is less than penalty will be a minimum of 40,000 and maximum of 50% of the tax payable in respect of that tax year। तो उस टैक्स ईयर के हवाले से मिनिमम पेनल्टी 40,000 लगेगी, या जितना हमारा टैक्स पेबल होगा उसका 50% लगेगा। However, if 75% of the income is from salary, अगर एक बंदा अपनी इनकम का जो 75% है वो सैलरी ले रहा है, यानी कुछ लोग सैलरी भी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, वो सैलरी भी लेते हैं और सैलरी के साथ साथ वो साइड बिजनेस भी करते हैं। द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी इज लेस देन 50,000, द मिनिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी शैल बी 5,000। और अगर एक शख्स सैलरी से सालाना 50 लाख से कम पैसे लेता है तो फिर इसका मतलब है उसके लिए जो मिनिमम पेनल्टी होगी वो 50,000 होगा। नेक्स्ट वन इज पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश एनी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होती है बेटा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि इसको कहते हैं विद होल्डिंग स्टेटमेंट। विद होल्डिंग स्टेटमेंट वो होती है कि जिसमें मतलब अगर आपने किसी की पेमेंट करनी है तो पेमेंट करने से पहले अगर वो बंदा फाइलर है और आप भी फाइलर है तो आप क्या करें, उसका विद होल्डिंग टैक्स काट के गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाएं और फिर उसको पेमेंट करें, और बाद में आप उसको विद होल्डिंग टैक्स का सर्टिफिकेट दे दे या चालान वगैरह दे दे। यानी एफबीआर किसी टैक्स पेयर से कोई भी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करता है तो उस पर्सन को चाहिए कि वो स्टेटमेंट वो टाइमली सबमिट करवाए। अगर वो टाइमली वो सबमिट नहीं करवाता, डिफॉल्ट कर जाता है, तो उस सूरत में भी पेनल्टी चार्ज हो सकती है। Where a person fails to furnish any statement required under the ordinance within the due date, such person shall be liable to pay a penalty of rupees 2,500 for each day of default, subject to a minimum penalty of rupees 10,000। या तो जितने दिन डिफॉल्ट किया 2500 के साथ ज़रब दे दें उसको, या 10,000 देना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कमिश्नर के ऊपर कि कमिश्नर उसको मिनिमम की अप्रूवल देता है या मैक्सिमम की अप्रूवल देता है, इट डिपेंड्स। थर्डली, पेनल्टी फॉर नॉट फर्निशिंग फॉरेन एसेट्स एंड इनकम स्टेटमेंट। कुछ लोगों के बाहर के मुल्क के असासाजात भी होते हैं, ठीक हो गया, बाहर के मुल्कों में असासे होते हैं, वो डिक्लेयर नहीं करते। तो जब बाहर के मुल्कों में एसेट्स डिक्लेयर नहीं करते, जो आपको मैंने अभी पढ़ाया कि 2020 की टैक्स ईयर की बुक में वो नया उन्होंने इंक्लूड किया जिसको आपने ऑफशोर एसेट पढ़ा था, जो मैंने डेफिनेशन में भी क्लियर किया कि ऑफशोर एसेट के अंदर मशीनरी भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है बाहर के मुल्क में, लेकिन जिसको अभी तक हिडन किया था, जिसको अभी तक क्या किया था, डिक्लेयर्ड नहीं किया था। If a person fails to furnish a foreign assets and income statements within due date, he shall pay a penalty of 2% of the foreign income or value of the foreign assets for each day of default। इसमें दो बातें हैं, या तो जितनी फॉरेन इनकम है उसका 2% देना पड़ेगा, या फॉरेन एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मतलब अगर एक बंदे के फॉरेन एसेट्स 10 करोड़ के हैं तो फिर उस 10 करोड़ का क्या करना पड़ेगा, 2% हर दिन का पे करना पड़ेगा हर डे ऑफ डिफॉल्ट के लिए, या 2% क्या करना पड़ेगा, फॉरेन इनकम का पे करना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ वन इज पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश वेल्थ स्टेटमेंट। इनकम टैक्स की रिटर्न उतनी देर तक सबमिट होती नहीं है जितनी देर तक हम वेल्थ स्टेटमेंट को सबमिट ना करें। यानी वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है, वेल्थ स्टेटमेंट के साथ वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी होती है। वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन क्या होता है, जो मैंने क्लास के अंदर फिजिकल क्लासेस में बनाई भी थी बाकायदा रिकॉन्सिलिएशन, जिस तरह हम पहले मैनुअली उसको बनाते हैं फिर हम उसको सिस्टम के अंदर फीड करते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर बेटा ये होता है कि एक पर्सन के नाम पे कितने बैंक अकाउंट है, उसके नाम पे कितनी गाड़ियां हैं, उसके नाम पे कितनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कितनी मूवेबल प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चरल लैंड कितनी है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड कितनी है, ठीक है। तो उसके अलावा उसके पास गोल्ड कितना है, उसके पास जो प्रीशियस मेटल्स है वो कितनी है, कैश नॉन बिजनेस कितना है, प्राइस बॉन्ड्स वगैरह कितने हैं। ये सारे बैंक वेल्थ स्टेटमेंट के कॉलम के अंदर कॉलम बने होते हैं, उसके अंदर हम जो जो चीज़ें होती हैं उस नाम से उसमें एंट्रीज करते जाते हैं, ठीक है। तो ये भी रिक्वायर करता है एफबीआर के वेल्थ स्टेटमेंट भी दे के आपके टोटल एसेट्स कितने के बनते हैं। Any person who fails to furnish wealth statement or wealth reconciliation statement within prescribed time limit, which will have to pay a penalty of 0.1% of taxable income per week or rupees 1,100,000, whichever is higher।
जिसमें हफ्ते के बुनियाद पर आपको 0.1% टैक्स पे करना पड़ता है, या 1 लाख भी हो सकता है। दोनों में से जो हायर है उसमें देखो कमिश्नर किसकी अप्रूवल देता है। लास्ट वन है आज के लिए, पेनल्टी फॉर फेलियर और टू इशू रिसीट। देखिए जी, आपको पता है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करते वक्त हमें चाहिए कि हम जो भी सेल करें उसका हमारे पास जो है ना कैश रजिस्टर के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए कि जब हमने सेल की है, तो जब जैसे ही हमने अमाउंट रिसीव की है तो सामने वाले जो भी अगर पार्टी या पर्सन है उसको हमने रिसीट इशू करनी है, रसीद काट के देनी है। Any person who fails to issue cash memo, invoices, or receipt when required under the law shall pay a penalty of rupees 5,000 or 3% of amount of tax involved, whichever is higher. उसको 5,000 कम से कम पड़ेगा, या जितना भी टैक्स होगा उसका 3%। आप लोगों को मैं एक बात बताता चलूँ कि जब हम किसी अपने क्लाइंट की हेयरिंग पे जाते हैं ना, जिसके ऊपर टैक्स वगैरह लग जाता है, तो जब हम डिप्टी कमिश्नर या ठीक है असिस्टेंट कमिश्नर के साथ हमारी हेयरिंग होती है, तो वो हमसे कहता है कि आप हमें इनवॉइसेस वगैरह ला के दे। तो जब हम पार्टी से इनवॉइसेस मांगते हैं, चाहे वो कपड़े की दुकान वाले क्यों ना हो, आजम मार्केट के भी केसेस हैं, इस तरह बड़े एरियाज के केसेस हैं, ब्रांथ रोड के केसेस हैं, इलेक्ट्रिक मार्केट्स के, शाह आलम मार्केट के हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि आप हमें ना अपनी इनवॉइसेस दें। वो इनवॉइसेस कभी भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनवॉइसेस से तो बिल्कुल एक्यूरेट डेटा होता है, यानी हमारे मुल्क के अंदर जितने टैक्स पेयर है तकरीबन 95% लोग ऐसे हैं जो अपना एक्यूरेट डाटा देते ही नहीं है, कि उनके पास जो है ना सेल की रिसीट होती ही नहीं है कि क्या किया उन्होंने। तो यहाँ पे भी यही है कि जब मसलन ये तब डिमांड करता है डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर, जब केस ऑडिट के अंदर आ जाता है। ऑडिट के अंदर जब केस आ जाता है तो वो कहता है कि जी ये चीज़ें दें, क्योंकि उन्होंने प्रूफ करना होता है, वेरीफाई करना होता है। आपने जो नेट इनकम शो की होती है वो उसके साथ देखना पड़ता है। आपको पता है ना नेट इनकम किस तरह आती है, रिसीट साइड में से, रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो नेट इनकम आती है। फिर वो हमें कहता है आपके जो एक्सपेंसेस हुए हैं, जो आपने परचेज वगैरह किया उसकी भी इनवॉइसेस दे दें हमें, और जो आपने सेल किया उसकी भी इनवॉइसेस दे दें। वो चूँकि हम ये डाटा तो बड़ा मुश्किल होता है, पार्टी वैसे ही बता देती है कि जी मैंने 1 साल में इतनी सेल की और इतने मैंने परचेज़ की और ये मेरे अखराजात हुए। असल में उनके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जैसा कि आप पढ़ते हैं, बीकॉम पार्ट 1 में भी पढ़ के आए हैं आप, आईटीबी में भी, कि जो अकाउंटेंट है या जो ऑडिटर है, वो स्मॉल बिजनेस क्या कर सकता है, उसके एक्सपेंसेस को अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो अकाउंटेंट छोटा मोटा भी रखना चाहेंगे, वो 25-30 हज़ार सैलरी रिक्वायर्ड करेगा पर मंथ, तो वो लोग रखते ही नहीं है, इसीलिए वो इस तरह ही अपना काम चलाते हैं। आई होप बेटा कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ। अगर इसके बारे में कोई पॉइंट होगा आपने उसको लाजमी मेंशन कर लेना है, और फिर हम उसको क्या करेंगे, ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।